हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज काइनेमेटिक्स। वैसे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन जो कि काइनेमेटिक्स में यूज होता है, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स पे हम ऑलरेडी 5 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स के और साथ ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स का। तो जैसे कि आपको पता है कि काइनेमेटिक्स में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। और यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट की कंडीशन क्या होती है कि कभी भी किसी बॉडी की अगर पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तब हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। उसकी पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी रेस्ट में है। और अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे कोई बॉडी थी, करेक्ट, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, हर टाइम पे आप देख रहे हो तो बॉडी की पोजीशन अगर वही है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और अगर आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हो, अगर इस बॉडी की पोजीशन पहले पॉइंट ए पे थी, फिर बाद में पॉइंट बी पे आ गई, फिर सी पे आ गई, तो टाइम टू टाइम अगर बॉडी की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो मैं क्या कहूंगा, बॉडी क्या है, मोशन में है। तो ये तो रेस्ट और मोशन का डिफरेंस हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ बहुत बेसिक टर्म्स की, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड या द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मान लेते हैं बॉडी पॉइंट ए पे थी कोई और पॉइंट बी तक पहुंची किसी पाथ को फॉलो करते हुए, ये कोई रास्ता है, ये रास्ता फॉलो करते हुए आ गई, तो ये हो गया डिस्टेंस। ये आपने क्लास 9 से आप लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बहुत शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो ये हो गया द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये पूरा जो लेंथ होगी इस पाथ की, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि बॉडी पॉइंट ए पे थी एंड अब पॉइंट बी पे चली गई, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डेफिनेशन क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट of a body, या you can say the shortest distance between the initial position and final position of a body is called its displacement। तो shortest distance क्या होगा, एक straight line होगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। और इक्वल कब हो सकता है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहे हो, तो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, अदरवाइज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। डिस्प्लेस और डिस्टेंस में अंतर ये होता है कि डिस्टेंस जो होती है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि अगर मैं ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही बी से ए तक जाते वही डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है तो जो डायरेक्शन होगी इसके स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, या यू कैन से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसकी डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की हर चीज की आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर्स की हम बात करते हैं तो वेक्टर्स की डायरेक्शन किधर को होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये पता होने से काफी नहीं होगा कि ये वेक्टर है और इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसकी डायरेक्शन होती है तो कौन सी डायरेक्शन होती है। तो आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। हर यूनिट टाइम में स्पीड क्या होती है, मान लेते हैं अगर v स्पीड है बॉडी की, स्पीड क्या है, v। स्पीड को मैं किस चीज से डिनोट कर रहा हूं, v से। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, लेट अस से इट इज s पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से ये क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया, यानी कि आप कह सकते हो v इक्वल टू s अपॉन t, ये हो गई स्पीड। अब ये तो आपको पता चल गया यूनिट क्या होगी स्पीड की। ध्यान रखिए डिस्टेंस है और टाइम है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो इनका जो डिवीजन होगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी कि अगर स्पीड जो है वो, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड भी क्या होने वाला है, ये स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। दूसरी चीज यूनिट, यूनिट क्या होगी स्पीड की। हमेशा जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं आप नहीं तो उसकी आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है,
एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें तो मास तो है नहीं यहाँ पे, तो m 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा l यानी कि लेंथ की पावर एक ही है और t टाइम की पावर है -1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, LT -1 इस डायमेंशनल फॉर्मूला और ms -1 मीटर पर सेकंड आप कह सकते हो इसका यूनिट हो गई। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देन एक और चीज आपको पता होगी कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में क्या रिलेशनशिप होती है, तो वो आप 9th क्लास या उससे पहले भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या डिराइव किया होगा कि कैसे हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मीटर पर सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, या यू कैन से कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। नाउ इसके अलावा एक टर्म आते हैं यहाँ पे, कुछ टर्म्स आते हैं जैसे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। एवरेज स्पीड होती है द रेशियो या यू कैन से द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो तो स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। मान लेते हैं बॉडी ए से पॉइंट बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक गई, करेक्ट। तो मान लेते हैं यहां से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो जो स्पीड हो जाएगी एवरेज स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं वी एवरेज, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, यानी उसने टाइम t1 लिया, यहाँ पे टाइम t2 लिया और टाइम t3 लिया। तो जो टोटल एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, ध्यान रखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड इस केस में कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और टाइम टोटल कितना ले लिया, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हुआ आपका एवरेज। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ये क्या होगी, एवरेज स्पीड हो गई। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यहां पे आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये चीज डेरिवेटिव्स में भी डिस्कस किया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। तो देखिए कभी भी कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो आपको एक चीज पता होगी कि जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहे। तो आपको बताया गया है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, करेक्ट। बिना टाइम के डिस्टेंस तो ट्रेवल कर नहीं पाएगा। और आपको पता है कि अलग अलग टाइम में अगर बॉडी की स्पीड सेम नहीं है, आपने देखा भी होगा अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी स्पीड जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, कभी आप स्लो होते हो, कभी तेज चलते हो, और इस बीच में कभी स्पीड बढ़ती है, कभी कम होती रहती है, यानी कि स्पीड हर टाइम पे सेम नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि द स्पीड ऑफ a body for a very small instant of time, या you can say for a very small interval of time is known as instantaneous speed। और वो कितना स्मॉल होता है, almost tends to 0। यानी कि अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मैंने मीनिंग समझाया था कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि जो डेल्टा टी है, जो टाइम इंटरवल है, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ऑलमोस्ट टेंस टू 0, लगभग 0 के बराबर ही। एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो फिर स्पीड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिना टाइम के डिस्टेंस आप ट्रेवल नहीं कर सकते, और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते तो फिर स्पीड का कोई सेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट लेना है। बहुत शॉर्ट इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप टाइम इंटरवल बड़ा लोगे तो ज्यादा लंबे टाइम में आपकी स्पीड ज्यादा चेंज होती रहेगी। तो टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट लेना है, इतना शॉर्ट लेना है कि हम इतना शॉर्ट लेंगे कि एज्यूम ये करेंगे कि उतने शॉर्ट इंटरवल में आपको स्पीड चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो लगभग टाइम टेंड्स टू 0 लेना है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने डेल्टा एक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि डेरिवेटिव। इसी को तो हम डेरिवेटिव कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो वही क्या हो गया,
डेरिवेटिव हो गया जहां पे डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा। अगर जो दूसरी क्वांटिटी में आपने जो चेंज माना है वो ऑलमोस्ट टेंस टू 0 माना है तो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, dx by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ ये तो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आप समझ गए होंगे कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ऑलमोस्ट टाइम टेंस टू 0 या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आप स्पीड पता करते हो, तो वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आती है टर्म वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा अंतर है। जैसे स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी जनरली इसको भी हम v से ही डिनोट करते हैं। बस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम एरो से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको भी s से डिनोट करते हैं। बस एक वेक्टर होता है तो इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट इसकी वही रहेगी मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन भी वही रहेगी LT-1, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन किधर होगी, ऑब्वियसली जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी यानी कि टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पता है तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जैसे यहाँ पे होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर भी क्या होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है। यानी कि अगर मेरी एक बॉडी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाती है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वो क्या होता है AD होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट AD। ध्यान रखिए न कि AB प्लस BC प्लस CD, क्योंकि यहाँ पे क्या है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन किधर को होती है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम तो आप स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम आप टोटल ही लोगे, यानी कि अगर यहाँ पे टाइम T1 लिया है, यहाँ पे T2 लिया है और यहाँ पे T3 लिया है, तो दैट विल बी AD अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहाँ पे ध्यान रखना AB प्लस BC प्लस CD को आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये वेक्टर सम इनका होगा, स्केलर सम नहीं होगा। अगर आप इनको ऐड भी करते हो तो इनका वेक्टर सम होगा। तो पहले आप A से B गए, फिर B से C गए और फिर C से D गए, तो ये इनका वेक्टर सम होगा न कि एल्जेब्रिक सम। वहां पे मैंने आपको समझाया जब हमने वेक्टर्स डिस्कस किया था कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वहां पे भी जो v होगा वो भी dx by dt हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ध्यान रखनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू dx by dt, dx by dt। बस ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होगा स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों में कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जो वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड क्या है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, ध्यान से समझिए। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहा गया है एक्सेलरेशन। मान लेते हैं अगर u है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट, और v जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइनल वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन होगा t इक्वल टू टाइम टेकन, t अगर क्या है टाइम है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हम u v इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही होगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इट्स यूनिट, SI यूनिट। और अगर हम बात करें
डायमेंशन की तो मीटर यानी कि लेंथ हो गया, और सेकंड यानी कि टाइम हो गया, टाइम रेज़ पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गई, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। तो ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आती है एक्सेलरेशन, वैसी एक और टर्म आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहे। तो वही चीज है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू dv बाय dt। वैसे जनरली हम एरो यूज करते नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्या हो गया एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहां पर वेलोसिटी होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई वेलोसिटी, और डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां पे भी इंस्टेंटेनियस टर्म है तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये क्या है इंस्टेंटेनियस है, ये है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये होगा आपका। अब हम तो ये समझ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने देखा होगा कि किसी भी बॉडी को अगर आपने फ्रीली फॉल होते हुए देखा है तो जैसे जैसे वो गिरती जाती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जब भी किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, जी से डिनोट करते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हो। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू होती है फिक्स, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अगर हम क्लोज टू अर्थ सरफेस की बात करें, अगर आप बहुत ऊपर चले जाते हो या अर्थ के अंदर बहुत नीचे चले जाते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, सबसे ज्यादा सरफेस पे ही होती है, और वो लगभग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं चीजें, तो मोस्टली चीजें जो हैं इनमें से आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। और अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस चीज के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, या फिर आप एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और उनसे आपको क्या मिलता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा जल्दी में, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि एस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, या एक्स से भी डिनोट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको एक्स से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर हम बात करें, अब मान लेते हैं ये हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी, डिस्प्लेसमेंट को हम इधर नोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसको एक्स मान लेते हैं, और टाइम टी को वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो टाइम को हम टी से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। सपोज बॉडी रेस्ट में है, तो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट की केस में देखता हूँ, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो पहले मान लेते हैं बॉडी की जो पोजीशन थी वो एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू में टाइम 0 था, जब 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। मान लेते हैं जो बॉडी की पोजीशन थी वो यहाँ कहीं थी, और उसके बाद उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, मीन्स अगर वो बॉडी रेस्ट में ही है तो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये क्या शो करता है, दिस इज द ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बॉडी किस चीज में है, कैसी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पोजीशन क्या है इसमें, शुरू में ये है, फाइनल पोजीशन यही है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4, अगर इसको आप 1 2 3 4 ऐसे डिनोट करते हो, तो शुरू में भी क्या था, इसकी पोजीशन क्या थी, 4 पे थी। 2 सेकंड 1 2 3 4, 4 सेकंड के बाद भी देखोगे तो 4 पे ही है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये क्या है, रेस्ट की पोजीशन का एक आपको ग्राफ मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें कि अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि फिक्स वेलोसिटी से, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये तो रेस्ट का मैंने बना दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी का देखते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर देखते हैं तो सपोज पहले बॉडी, ये चीज ध्यान रखिए, सपोज शुरू में बॉडी मान लेते हैं उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ, यहीं कहीं है, हो सकता है 0 पे भी हो,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 0 नहीं मान रहा हूँ, मैं कहीं और मान रहा हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कुछ 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं 1 मीटर, या 0 से शुरू करोगे तो 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर, सपोज 3 से 3, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये किसका है? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो मिल रहा है आपको, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, जब हमने रेस्ट की केस में बनाया था तो रेस्ट की केस में ऐसी लाइन बनी थी। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो होता है दैट इज, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं। तो अगर एक छोटा सा टाइम ले लेते हैं, मैं dt इसको ले लेता हूं, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx होगा, तो जो tan थीटा होगा स्लोप, tan थीटा दैट इज इक्वल टू dx बाई dt, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, दैट इज dx बाई dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होता है tan थीटा दैट इज वेलोसिटी। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो उसका स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है? इसका स्लोप ज्यादा है तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा है, इसका स्लोप कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये आपको समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें वेलोसिटी आपको ज्यादा लग रही है या किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्लोप कर्व का ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्लोप कम है तो वेलोसिटी भी कम होगी। तो ये किस केस में है? ये है, ध्यान रखिए, ये कब है? ये हमारे पास इस समय कांस्टेंट वेलोसिटी है। ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। पिछले केस में रेस्ट में थी तो वहां पे वेलोसिटी भी 0 थी, क्योंकि स्लोप क्या था? 0 था, बिल्कुल ऐसे फ्लैट लाइन थी, तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा वहां पे, और वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो आप ग्राफ को रीड करना सीखिए। देन ये तो था कांस्टेंट वेलोसिटी का, और एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जो ग्राफ होता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि अगर उसने 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो हर सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हर टाइम पे, तो हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होगा अगर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे dx बाई dt, क्योंकि आप ये देख सकते हो आप स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कांस्टेंट नहीं है यानी कि जिस समय लाइन बन रही थी तो लाइन का स्लोप फिक्स होता है, ये कर्व बन रहा है, कर्व का स्लोप फिक्स नहीं होता है, और कर्व का स्लोप फिक्स नहीं होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या शो करता है? इसका जो स्लोप होता है क्या शो करता है? वेलोसिटी को शो करता है। तो ऑब्वियसली क्लियर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं हो सकती है। चीजों को आप कनेक्ट करके देखिए, आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे मैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूं और टाइम t से डिनोट कर रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं रेस्ट की, तो रेस्ट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो रेस्ट के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा यहाँ पे, तो खैर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्स के अलॉन्ग बन जाएगा। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके का। अब आप देख सकते हो इसका स्लोप क्या है? 0 है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ dv बाई dt आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्लोप 0 है, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और अगर स्लोप 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है वेलोसिटी। वो यहां से भी हो सकता है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी मैं u ले लूं तो कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस ग्राफ, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा। और हो सकता है
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो, तो उस केस में ग्राफ किसी भी तरीके का बन सकता है। तो बस आपको डेरिवेटिव ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन टाइम के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेस्ट के लिए तो खैर एक्सेलरेशन 0 ही हो जाएगा। देन अगर हम बात करें, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, करेक्ट। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आपके लिए, तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। और अगर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये तो खैर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, करेक्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इस तरीके का आपका ग्राफ मिलेगा। अब इसका स्लोप जो है वो आपको कोई क्वांटिटी देता नहीं है, तो ये ग्राफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एरिया जरूर आपको एक क्वांटिटी देता है, दैट इज द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो एरिया होता है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बीच का, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने ये क्लास 9 के वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता करते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ग्राफ की हेल्प से। और कैसे आप अलजेब्रिक फंक्शंस की हेल्प से, मीन्स एनालिटिकल मेथड से डायरेक्ट कैसे आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हो, क्योंकि अगला टॉपिक जो हमारा है वो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। तो ग्राफिकली भी मैंने आपको डिराइव करके बताया है, और साथ ही मैंने आपको एनालिटिकली हम कैसे डिराइव करते हैं वो भी बताया। तो आप अगर ये चीज नहीं समझते हो तो मैं आपको वो लिंक भी दे देता हूं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपकी क्लास 9 में भी आपने पढ़ी हैं, उनका 2 अलग अलग डेरिवेशन है, ग्राफिकल और साथ में एक और डेरिवेशन है दैट इज एनालिटिकल। तो वो मैंने क्लास 9 के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से, या आप कह सकते हो हम कैसे कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम कब यूज करते हैं। ध्यान रखिए, वो हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? उसके लिए आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू dx बाई dt, करेक्ट। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और मैंने क्या कहा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप कब यूज करते हो? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसका वीडियो आप देख सकते हो, तो उसका मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करें तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मान लेते हैं u जो है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। a एक्सेलरेशन, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड मान लेते हैं, टाइम 0। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि एट टाइम t, टाइम कितने पे? t पे, करेक्ट। तो वो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं कि इनिशियल टाइम मेरे पास, मतलब मैंने टाइम कहां से शुरू किया? 0 से शुरू किया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 0 से ही शुरू हो। और फाइनल मैंने माना है कि टाइम t तक हमने ये यूज किया है। उसके अलावा a क्या है? एक्सेलरेशन, जो कि हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन किसी काम की नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो a क्या मान लेते हैं हम? एक्सेलरेशन, करेक्ट। उसके अलावा s क्या मान लेते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। कितने में? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, इन टाइम t, करेक्ट। जो है s, या आप कह सकते हो s जो है फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन आप मानते हैं 0 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक्सेलरेशन से पता करते हैं। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे? एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। dt को आप उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv। अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं
तो क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रल ऑफ a इंटू डी टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वी। और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट मींस हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो किसकी, देखो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे हम टाइम के लिए, क्योंकि dt है तो टाइम की लिमिट रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? टाइम कहाँ से था? शुरू में टाइम था 0 और फाइनल टाइम आपके पास t। वेलोसिटी की अगर बात करें तो शुरू में वेलोसिटी v की जो वैल्यू थी वो थी u, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू है v। तो यहाँ पे आप उसकी लिमिट पुट कर दीजिए, करेक्ट। अब a तो बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? dt का हो जाता है t, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि dt के साथ क्या है 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होगा। अगर यहाँ पे dx होता तो x हो जाता, जैसे यहाँ पे dv है तो v हो जाएगा। 0 टू t यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे dv का क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है? u से लेके v तक। तो a इंटू यहाँ पे देखिए, पहले फाइनल वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की फाइनल वैल्यू क्या है? t है, और इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, इक्वल टू v की फाइनल वैल्यू क्या है? v माइनस कर देते हैं इनिशियल वैल्यू से, तो v माइनस u। तो क्या हो गया यहाँ से? at इज इक्वल टू v माइनस u। तो u उधर भेज दीजिए, तो आप कह सकते हो v इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपने बहुत इजीली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कितना इजी था इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। अब हम डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट। v इक्वल टू होता है डी एक्स बाय डी टी, ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी v इज, या इधर dt इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम एक गलती कर लेते हैं यहाँ पे। और वो गलती क्या करते हैं कि हम ये सोचेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को बाहर किया इंटीग्रेशन से, वैसी वेलोसिटी को भी कर लेंगे, और हम वो काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आप कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, तो फिर वेलोसिटी का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? v dt इक्वल टू dx, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो t के साथ कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम की? 0, और फाइनल है t। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल 0 है, और फाइनल पोजीशन मान लेते हैं इसकी s है, करेक्ट। तो 0 से लेके हम s तक हम पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे देखो v क्या है? कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, और v की वैल्यू हमने अभी डिराइव की थी, तो वो यूज करोगे आप, क्या? दैट इज u प्लस ए टी। कहां से कहां तक? 0 टू 2t इंटू डी टी, करेक्ट। यहाँ पे 0 टू t इसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू 0 टू s dx। अब एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, क्या कि यहाँ पे दो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 0 टू t, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, v की वैल्यू पुट कर दी, तो 0 टू t u इंटू डी टी, प्लस ये अलग आ जाएगा 0 टू t, और ये हो जाएगा 0 टू t ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू s dx। अब देखिए अगर इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल जिस वेलोसिटी से आपने स्टार्ट कर दिया वो तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, इनिशियल तो इनिशियल ही है, वो तो फिक्स होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, और dt यानी कि टाइम का इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा t, करेक्ट। कहां से कहां तक? 0 टू t, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, और t dt, t की पावर क्या है? 1 है, तो t की पावर 1 इंटू डी टी, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। ये मैंने आपको समझाया था, कहां से कहां तक करना है? 0 टू t तक। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन, यानी कि dx का हो जाएगा x की वैल्यू 0 टू s रखेंगे हम। तो यहां से देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u इंटू एक बार t रखेंगे तो t माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर यानी कि एक बार t रखेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 स्क्वायर बाई 2 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखेंगे? फाइनल वैल्यू क्या है इसकी? s, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो ये समझ लीजिए कि t की जगह पे एक बार t रखना है, एक बार 0 रखना है, और माइनस कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s। तो सेकंड इक्वेशन मिल गई आपको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut s इक्वल टू ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर। देखिए बहुत आसान था इस इक्वेशन को भी डिराइव करना विद इंटीग्रेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं चलिए देख। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, करेक्ट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं एक काम करता हूं, एक्सेलरेशन dv बाई dt, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं किससे, dx बाई dx, dx और dx से डिवाइड भी कर लेता हूं, उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है। लेकिन इससे एक फर्क पड़ेगा, क्या, ये dx बाई dt क्या हो जाता है, dx बाई dt होता है वेलोसिटी v। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू dx बाई dt यानी कि v इंटू dv अपॉन dx। अब मैं एक काम करता हूँ, dx को उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv, करेक्ट। अब मैं काम करता हूँ क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल v इंटू डी वी, करेक्ट। यहाँ पे x dx है, तो dx के लिए x की वैल्यू यानी कि इनिशियल पोजीशन 0, और फाइनल क्या है, फाइनल वैल्यू क्या रखनी है इसकी, s, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है। v की वैल्यू अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ही u थी और फाइनल वेलोसिटी थी v, करेक्ट। ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब a कांस्टेंट है तो a को तो हम बाहर रख लेंगे, और dx को अगर मतलब इंटीग्रेट करेंगे, dx का कोफिशिएंट 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो हो जाएगा x, करेक्ट। कहां से कहां तक, 0 टू s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे v को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि v भी क्या वेरिएबल है, तो v इंटू डी वी, v की पावर 1 है तो v की पावर 1 है तो पावर पता है n+1, पावर 1 बढ़ जाएगी अपॉन v स्क्वायर, अपॉन डिवाइड भी उसी से करेंगे 2, क्योंकि x रेज पावर n+1 बाय n+1 होता है, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया है। तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 0 नहीं, इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, u थी, और फाइनल वैल्यू क्या थी, v थी। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, s माइनस 0, करेक्ट, इक्वल टू v की वैल्यू रखो v स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है u स्क्वायर बाई 2। तो एक बार v रखेंगे माइनस, एक बार u रखेंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो रहा है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और u स्क्वायर को उधर भेज सकते हो आप, या आप कह सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप कह सकते हो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। तो आई होप कि आपको ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गई होंगी। सो ये हमने डिस्कस की थी इंटीग्रेशन से, और मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूँ कि ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड हम ऑलरेडी क्लास 9 के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।